सपना देखा है तो मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा दोस्तों जब नीली बत्ती के साथ आपकी सेल्फ़ी आएगी। ऐसी ही सेल्फ़ी खिंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी हर साल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको एक एसटीएम बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप कैसे एक उत्तर प्रदेश के अंदर एसटीएम बन सकते हैं। स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एसटीएम कैसे बनेंगे, पूरी प्रक्रिया जानेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी तक। क्या कार्य होंगे और आपके वेतन कितना मिलेगा आपको, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, उसके बारे में देखेंगे हम लोग डिटेल के अंदर। बिल्कुल क्या आपकी आयु सीमा होगी और उसके अंदर दी जाने वाली छूट आपको कितनी मिलेगी, कितने चरणों में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने अटेम्प्ट्स इसमें दिए जाते हैं, क्या अटेम्प्ट्स में संख्या गिनी जाती है, और सबसे ज़रूरी जितने भी आपके मोस्ट आस्क क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। ये हम बिल्कुल दावे के साथ कर सकते हैं कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एसटीएम बनने की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि एसटीएम क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं। एसटीएम आपने फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं उप प्रभागी न्यायाधीश। एसटीएम जिले का प्रशासनिक सेवाधिकारी होता है और राज्य के सभी जिलों में एक एसटीएम होता है। आप जैसे डीएम के बारे में सुने होंगे कि डीएम जो जिले का सबसे पावरफुल अधिकारी होता है वो डीएम होता है, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। वहीं डिवीज़न स्तर पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है एसटीएम। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा आपको जब आप एसटीएम बनते हैं। तो देखिए, आपको प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने पड़ेंगे। जो आपके क्षेत्र में विवाद है उसका निपटारा करना पड़ेगा, आपदा प्रबंधन करना पड़ेगा, राजस्व संबंधित काम करने पड़ते हैं और राजस्व मामले का संचालन करना पड़ता है, सीमांकन और अतिक्रमण का निपटारा करना पड़ता है, भू पंजीकरण, भूमि का संरक्षण, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है। उसके अलावा राज्य में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना, ये भी एक एसटीएम का रोल होता है। विवाह रजिस्ट्रेशन कराना, ओबीसी, एससी, एसटी और जन्म और निवास प्रमाण पत्र पे फाइनल अथॉरिटी देना भी एक एसटीएम का काम होता है। कितनी होती है एक एसटीएम की सैलरी? देखिए, हर राज्य में सैलरी अलग अलग होती है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम ये 7 CPC के हिसाब से बात कर रहे हैं, 7वां वेतन के हिसाब से। और जो आपका पे स्केल बनेगा 56,100 रुपये से लेकर 1,32,000 तक आपका सैलरी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की। देखिए, ग्रेजुएशन में आपको किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल है, लेकिन रिजल्ट आने तक आपका पास मार्कशीट होना अनिवार्य है। अगला टॉपिक हमारा, इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है। देखिए, इस एग्ज़ाम को यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है, जैसे कि आपने सुना होगा आरओ एआरओ सचिवालय का भी एग्ज़ाम यूपीपीएससी कराती है, पीएससी जुडिशरी का एग्ज़ाम कराती है, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का एग्ज़ाम कराती है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जिसको आप एफआरओ बोलते हैं, इसका भी एग्ज़ाम आपका यूपीपीएससी कराती है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मली आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए ही 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और पीडब्ल्यूडी अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा एक कोटा और लगता है जिसको बोलते हैं स्पोर्ट कोटा या गेम कोटा। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें राज्य या जिला स्तर का कोई भी खेल खिलाड़ी है तो उसको 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाती है स्पोर्ट कोटा के तहत। कितने स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है? देखिए, सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है जिसके अंदर टोटल 8 पेपर होते हैं। उसके बाद आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। आइए इस चीज़ को और डिटेल के अंदर देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम की। देखिए, प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर आता है, GS1 और GS2। GS1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है, इसलिए 200 मार्क्स का ये होता है और ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। और GS2 जिसको हम नॉर्मल भाषा में CSET भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं और 2 घंटे का इसमें भी टाइम दिया जाता है। और दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो CSET का पेपर होता है GS2, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है और इसमें आपको 33% मार्क लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। आइए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में क्या क्या आता है। देखिए, जीएस पेपर 1 में आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामूहिक घटनाएं आती हैं, भारत का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल,
भारतीय राजनीति और शासन से प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से प्रश्न देखने को मिलते हैं, पर्यावरण से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, समान विज्ञान और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 1 के अंदर। और जो सीसेट का पेपर होता है इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग, कंप्रीहेंशन, मैथ, समान अंग्रेजी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आइए मेंस के सिलेबस को देखते हैं। उससे पहले मेंस के पेपर को समझ लेते हैं। देखिए मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं और सब में 3-3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। हर पेपर में 3-3 घंटे का टाइम दिया जाता है और टोटल 8 पेपर इसके अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। 8 पेपर में हम आपको बता देते हैं कौन कौन सा होता है। पेपर 1 आपको समान हिंदी आती है जो कि 150 नंबर की होती है। पेपर 2 जो निबंध आता है जिसके अंदर 3 खंड होते हैं जिसमें 3-3 निबंध दिए होते हैं, जिसमें से आपको हर खंड से एक एक निबंध लिखना होता है। इसका मतलब आपको 3 निबंध टोटल लिखने हैं और हर निबंध 700 वर्ड का होना चाहिए और इसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाते हैं 50-50-50 करके। GS 1 समान अध्ययन 1, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। GS 2 में आपको पॉलिटी, करंट अफेयर्स और GS 3 मतलब 3 पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्टों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। GS 4 जो है आपका टॉपिक, GS 4 में आपको एथिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 200 नंबर के होते हैं। एथिक्स में आपके विचारों को जाना जाता है। इसके अलावा वैकल्पिक विषय के क्वेश्चन आते हैं जो कि 29 सब्जेक्ट में से आपको चुनना होता है। वैकल्पिक विषय 1 200 नंबर का और वैकल्पिक विषय 2 200 नंबर का। आइए हम वैकल्पिक विषय को आपको दिखा देते हैं जिसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए ये आपके वैकल्पिक विषय हैं जिसमें से आपको चॉइस करना होता है और इन विषयों में से आप चॉइस कर सकते हैं। फाइनल स्टेज यूपी PCS का होता है इंटरव्यू, जिसमें कि 100 अंकों का वेटेज होता है और ये अंतिम चरण होता है आपका। इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए हम उसको अलग से लिख रखे हैं। देखिए यूपी PSC में कितने विषय होते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें देखिए प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, GS 1 और GS 2, जिसको हम GS 1 और GS 2 जिसमें हम GS 2 को हम सीसेट बोलते हैं। और मेंस के अंदर कुल 8 पेपर होते हैं जिसमें एक भाषा का पेपर होता है, एक निबंध का और 4 समान अध्ययन का होता है और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 4 2 6, एक 7 और एक 8 पेपर टोटल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूपी PSC सीसेट पेपर क्या होता है। तो जो आपका प्री में GS 2 होता है वही आपको सीसेट कहलाता है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 प्रश्न पत्र होते हैं GS पेपर 2 में सीसेट के नाम से जाना जाता है इसको। और सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके मन में हमेशा एक सवाल होता है कि आपको कितनी बार STM एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब आपको कितना अटेम्प्ट देने को मिलेगा। देखिए यूपी PSC के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितनी बार भी मेनी टाइम्स, मतलब कोई भी लिमिट इसमें नहीं है, नो लिमिट। आप 21 साल से लेकर 40 साल तक दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा आप एज रिलैक्सेशन का यूज़ करके भी इस पेपर को दे सकते हैं। और आपका अगला सवाल होता है कि STM की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। तो हम आपको बता देते हैं कि STM की ट्रेनिंग जो होती है लखनऊ के अंदर होती है। लखनऊ में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में UDAAM उडाम कहते हैं। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है जो कि आपका अलीगंज लखनऊ के अंदर है। यहाँ पे आपकी STM की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया है जो कि STM से रिलेटेड है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगी है और बिल्कुल अपडेटेड डेटा के साथ ही वीडियो को बनाया गया है। और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।